ये जो आपका कहना है कि जो सर्वे आ रहे हैं बीजेपी के द्वारा मैनिपुलेटेड, प्रायोजित है। सबको मालूम है कि बीजेपी के जो पॉकेट्स हैं कितने डीप हैं, और बीजेपी का, अब अगर मैं गोदी मीडिया की बात करूं तो लोग बोलेंगे मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज देश का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक शब्द गोदी मीडिया यूज करता है कि नहीं करता है, और वही गोदी मीडिया ये सर्वे करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी खुद ही डाउटफुल है, उसके सर्वे के रिजल्ट कितने सही होंगे ये बताइए। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं, अभी राजनीति में आ चुके हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। आप बताइए, अभी बैठक होने वाली है INDIA का, और उस बैठक में कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने हैं, लेकिन उसके ठीक पहले नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उन्हें संयोजक नहीं बनना है, कन्वेनर नहीं बनना है। एक बड़ी जिम्मेवारी लेने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, दोनों में यही अंतर है। एनडीए गठबंधन किस लिए बनाया जा रहा है? एक व्यक्ति विशेष को जो प्रधानमंत्री है उसको आगे भी प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए, जो नया एक फॉर्मेशन बनाया गया है। पहले तो बीजेपी था और अब एनडीए बनाया गया है। जबकि इंडिया में देखिए लोगों का जज्बा कैसा है, लोगों की सोच कैसी है। आपने बेंगलुरु में देखा कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, उसके अध्यक्ष ने क्या कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदारी नहीं कर रही है। आज आप बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो संयोजक बनने के इच्छुक नहीं है। तो एक तरफ जहाँ बात है बलिदान की, बात है एडजस्टमेंट की, बात है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, एक कलेक्टिव लीडरशिप की, और दूसरी तरफ एक स्वार्थी स्वार्थ है। तो दोनों गठबंधन में ये अंतर है। लेकिन नीतीश कुमार कन्वेनर बनने के लिए तैयार नहीं है, इसको उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने अभी हाल में बयान दिया था कि कई कन्वेनर होंगे। आमतौर पर गठबंधन में एक ही कन्वेनर होता है, लेकिन लालू यादव ने कह दिया कि 3-4 राज्यों को मिलाकर कई कन्वेनर होंगे। अब नीतीश कुमार को लगता होगा तब कि ये पद अब तो उनके लायक ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। देखिए, अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, और मीटिंग हो ही इसलिए रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी, कौन चेयरमैन बनेंगे, कन्वेनर बनेंगे, या हर एक स्टेट में संयोजक बनेंगे, या एक से अभी। और मेरा जो स्तर है तो मुझे इस तरह की मतलब इस तरह की कोई खबर भी नहीं है। लेकिन जो मेरी समझ है तो मीटिंग तो बुलाने का मकसद यही है कि आगे की जो हमारी जो रणनीति होगी, हमारा जो कार्यक्रम होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, कि कैसे हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को एनडीए के सामने खड़ा करें और जनता के सामने एक मजबूत जनतांत्रिक विकल्प के रूप में उभर कर आए। लेकिन आपने सुना होगा, बयान एक आया है छगन भुजबल का कि शरद पवार ने ही कहा था अजित पवार को कि बीजेपी से बात करो। तो जिस तरह की बातें आ रही है महागठबंधन के घटक दलों के बीच, आपसी मुठभेड़ की, आपसी मनमुटाव की, उससे नहीं लगता प्रभाव पड़ेगा? केजरीवाल को देख ही रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी क्या कर रही है, मायावती साथ आने को तैयार नहीं उत्तर प्रदेश में। तो ये चुनौती तो बढ़ती ही जा रही है। देखिए, जहाँ इतने बड़े दल, जैसे जो 26 दल इस समय इंडिया में हैं, और कांग्रेस के अलावा बाकी दलों के पास लगभग 12 करोड़ वोट है, इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे क्षेत्रीय दल के जो मुखिया हैं वो हैं, तो ये एक बहुत ही मजबूत गठबंधन है। और अब जैसे छगन भुजबल की बात की, तो छगन भुजबल जी की बात पर प्रतिक्रिया देके मैं उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देना चाहता हूँ, उसका कोई महत्व नहीं है। और देखिए, एक मीटिंग हुई पटना में, दूसरी मीटिंग हुई बेंगलोर में, तीसरी मीटिंग हो रही है मुंबई में। तो ये मीटिंग का दौर ही इसलिए चल रहा है ताकि जो भी अगर कहीं कोई अंतर विरोध हो, भाई अल्टीमेटली जो एम है वो एम ये है कि देश की जनता को एक ऐसा गठबंधन सामने आए
जो जनता के मुद्दों की बात करे, जो व्यक्ति विशेष से प्रभावित ना हो। तो इन मुद्दों की बात है और इन मुद्दों के आधार पर ही जो इंडिया का आगे का जो प्रोग्राम बनेगा, जो हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, जिस तरह की चीज़ें होंगी। कई जगहों पर खबर ये चल रही है कि मायावती डार्क हॉर्स हो सकती हैं, मतलब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकती हैं, उम्मीदवार हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अगेन आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे पे चेक से ऊपर की बात है। अब मायावती जी की क्या सोच है, वो कल क्या करेंगी, इसके बारे में मैं कैसे कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। तो कैसे बीजेपी से लड़ेगा महागठबंधन, क्या आधार है? देखिए, बीजेपी के बारे में अगर मैं ये बता दूं तो ये दलितों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, अति पिछड़ा के खिलाफ है और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके खिलाफ है। और मैं कुछ उदाहरण देता हूं, मैं सिर्फ ऐसे बोलने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। आपने देखा यूपी में हाथरस में क्या हुआ था, एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई और रातों रात उसके डेड बॉडी को पुलिस के संरक्षण में डिस्पोज कर दिया गया, परिजनों को देखने तक नहीं दिया गया। जो नेता लोग वहाँ जाना चाहते थे संवेदना प्रकट करने के लिए, उनको उसकी अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश में कैसे एक बीजेपी के नेता ने एक दलित के ऊपर पेशाब किया। फिर आज ही एक घटना आई है मध्य प्रदेश से, सागर डिस्ट्रिक्ट से, कि एक दलित की बच्ची ने कंप्लेन किया था 2019 में और उसके कारण उसके भाई की हत्या हो गई। उसकी माँ को नंगा करके पब्लिक के सामने परेड किया गया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में एक दलित को सिर्फ इस संदेह से कि उसने कुछ बकरी चुराई है, उसको नंगा करके उल्टा लटकाया गया, उसके ऊपर पेशाब किया गया, उससे जूते चटवाए गए। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि दलित विरोधी कैसे घटनाएं घट रही हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं तो पूरे देश में हो रही है, ये कोई नई बात थोड़े है। मैं उसमें बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं कहीं और नहीं घटती हैं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और मुझे पैटर्न एनालिसिस करना आता है, क्योंकि जब जैसे हम लोग अगर पुलिस में थे, कहीं कोई अगर घटना कोई घटती है तो कई बार उसको हम लोग बहुत महत्व नहीं देते हैं। लेकिन अगर देखते हैं कि कहीं एक तरह का क्राइम एक ही समय में एक ही जगह पर हो रहा है तो हम लोग चौकन्ने हो जाते थे और उसके बाद जैसे जो उसको हॉट स्पॉट पुलिसिंग कहते हैं, हम स्ट्रैटेजी बनाते थे। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ ऐसी घटनाएं घट रही है। मैं दूसरे मुद्दे पे भी आता हूँ। देखिए, मेवात एक बहुत ही पीसफुल रहा, ऐतिहासिक रूप से वहाँ कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और किस तरह से सांप्रदायिक दंगे किए गए। जो गुड़गांव जो हमारा एक शो पीस है इस देश का, वो भी उससे अफेक्टेड रहा। आज भी वहाँ पर टेंशन चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद जुलूस निकालने की ज़बरदस्ती कर रही है, वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के नेता लोग वहाँ जा रहे हैं, आज भी वो मामला सुलझा नहीं है। आपने देखा रामनवमी के समय कैसे 3 अलग अलग राज्यों में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और महाराष्ट्र में, इन तीनों जगह बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है और तीनों जगह रामनवमी के समय यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए। आपने अभी फिलहाल बिहार में कुछ ही एक सप्ताह पहले देखा कि महावीर जयंती का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किस तरह से सांप्रदायिक दंगे होते थे। तो कई जगह सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए। ये तो था कि बिहार की पुलिस चौकन्नी थी और समय पर उसको कंट्रोल कर लिया गया और ज़्यादा बढ़ा नहीं। तो देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि ये दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं और अल्पसंख्यक विरोधी हैं। इसका कारण ये है कि जो जननी है बीजेपी की वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा ऐसे ही रही है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में तो बड़े बड़े दंगे हुए हैं। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जब यूपीए की सरकार थी तो देश में दंगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। श्रीकांत जी, आप बिहार कवर करते हैं और आपने देखा होगा कि 30 साल पहले
बिहार में किस तरह से दंगे होते थे, और पिछले 30 साल में आप बता दीजिए कि कभी भी कोई महत्वपूर्ण इस तरह के दंगों की घटना हुई है। तो ये जो एक सांप्रदायिक सौहार्द की सरकार जो पिछले 30 दशक से बिहार में रही है, ये इस समय देश के लिए उदाहरण है। और आप देखिए मणिपुर पर बहुत चर्चा हो गई है, लेकिन मैं सिर्फ संक्षिप्त चर्चा ये करना चाहूँगा कि मणिपुर एक सीधा साधा उदाहरण है कि जब वोट बैंक की राजनीति करने कोई सरकार, कोई पार्टी उतर जाती है और वो संप्रदायों के बीच, धर्म के बीच में लड़ाने लगती है, तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कल के भी अखबार में था कि मणिपुर में पुलिस के लोगों से बंदूकें छीन ली गई। आज तक 4 महीने हो गए, मणिपुर शांत नहीं हुआ है। और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ श्रीकांत जी, और बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगले 3-4 महीने में आप देखिएगा कि देश में जो सांप्रदायिक वातावरण है वो और ज़्यादा खराब होगा, और जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक टेम्परेचर और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इन चीज़ों को और तूल दिया जाएगा। आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत बड़ा पेच फंसने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल के साथ फंसेगा पेच, मायावती के ममता बनर्जी के साथ फंसेगा कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बिहार में भी चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी पार्टी ने कर दिया है। तो कैसे अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, बाकी सहयोगी दलों को आप मना पाइएगा सीटों के समझौता को लेकर? श्रीकांत जी, जैसा हमने शुरुआत की थी कि इंडिया गठबंधन में कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन कितना शक्तिशाली होगा, इसकी लड़ाई नहीं हो रही है। हमारा मकसद बहुत क्लियर है। देश की संविधान को बचाना है, देश की सामाजिक जो हमारा जो एक ताना बाना है, गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको बचाना है। देश को आर्थिक विनाश के कगार पर जो ये सरकार लेके चली गई है, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, उससे बचाना है। तो हमारे सामने ये मुद्दे हैं, और जब ये मुद्दे होते हैं तो जो बाकी मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। और जैसे किसी भी परिवार में आप भी परिवार से आते हैं, और परिवार का जो मुखिया होता है और जो लोग होते हैं आपस में बैठते हैं और बातचीत करते हैं और एक दूसरे से एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें एडजस्टमेंट इज़ द की फैक्टर, क्योंकि ये सबको मालूम है कि कई जगहों पे जो हमारा गठबंधन है उसकी 2 पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ पर गिव एंड टेक का माइंडसेट है। यहाँ पर कोई ये नहीं बोल रहा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा दो, हम ही को प्रधानमंत्री बनना है। मैंने खुद ही उदाहरण दिया ना कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्टी कह रही है कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। खबरिया चैनलों के जो सर्वे आ रहे हैं, हर जगह देख लीजिए आप, उसमें दिखाया जा रहा है कि फिर से मोदी की वापसी हो रही है। वोटों के परसेंटेज में अंतर कम है, 2% का है, लेकिन बहुमत की सरकार आ रही है। श्रीकांत जी, सर्वे कैसे इस देश में होते हैं और सर्वे कैसे चलाए जाते हैं और कितने प्रायोजित सर्वे होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ी सर्वे एजेंसी है जो दिल्ली से ऑपरेट करती है, उसमें जो चीफ एनालिस्ट हैं वो मेरे मित्र हैं और बिहार के ही हैं। वो बता रहे थे कि एक जगह के बारे में उन्होंने सर्वे किया और वो दिखा रहे थे कि बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रहा है। जब उन्होंने अपने चीफ को दिया तो चीफ बोला कि हम चला ही नहीं सकते हैं, आप हमको डिफरेंट डेटा दीजिए। तो उसी डेटा को फिर मैनिपुलेट करके किया गया। तो ये जो आपका कहना है कि जो सर्वे आ रहे हैं बीजेपी के द्वारा मैनिपुलेटेड, प्रायोजित हैं। सबको मालूम है कि बीजेपी के जो पॉकेट्स हैं कितने डीप हैं, और बीजेपी का, अब अगर मैं गोदी मीडिया की बात करूं तो लोग बोलेंगे मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज देश का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक शब्द गोदी मीडिया यूज़ करता है कि नहीं करता है, और वही गोदी मीडिया ये सर्वे करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी खुद ही डाउटफुल है, उसके सर्वे के रिजल्ट कितने सही होंगे ये बताइए। आपकी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव भी पलटू चाचा कहते थे नीतीश कुमार को, उनके साथ ही सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? देखिए, राजनीति में परिस्थिति बदलती है, राजनीति समय और काल के हिसाब से हो। आपके नेता जो करें वो ठीक है और विपक्ष जो करे वो गलत है? हमने ये कहाँ कहा? हमने तो, आपने जो बात कही कि सर्वे का, तो मैं
सर्वे की कितनी प्रासंगिकता है और कितनी सच्चाई है, और क्योंकि मैं अंदरूनी खबर से आपको बता रहा हूं कि सर्वे नहीं है इसलिए। और जहां तक नेताओं के स्टेटमेंट का सवाल होता है, तो समय समय पर नेता अलग अलग समय पर अलग अलग बयान देते हैं, और उसको उसी कालखंड में उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ईडी चीफ संजय मिश्रा क्यों सरकार की मजबूरी बन गए हैं? दोबारा उनको बनाए रखने के लिए एक नया पद सृजित किया जा रहा है, आपको पता ही है। तो आप एज ए पुलिस अफसर बताइए, क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? देखिए, हमने इनफैक्ट एक चैनल को इसके बारे में इंटरव्यू दिया था, और उसमें बहुत डिटेल में कहा था कि अभी जो ईडी चीफ हैं उनको 15 सितंबर को रिटायर होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम डेडलाइन 15 सितंबर को दे दिया है। तो उसके बाद शायद सरकार उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहती है, और अभी वो ईडी चीफ हैं। और आप जो सीआईओ की बात कर रहे हैं, वो ईडी और सीबीआई दोनों के ऊपर होगा, जबकि ईडी का काम करने का तरीका, उसका जो मैन पावर होता है, उसका जो मैंडेट होता है, वो अलग है, वो फाइनेंशियल फ्रॉड है। और सीबीआई है, वो एंटी करप्शन है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एनफोर्स करती है बाय एंड लार्ज, और भी क्राइम्स देखती है, लेकिन जो बेसिक मैंडेट ये है। दोनों के चीफ को चुनने का तरीका अलग है। ईडी चीफ को सरकार अपनी मर्जी से बहाल कर सकती है, जबकि सीबीआई के चीफ को बहाल करने के लिए जो कमेटी बनती है उसमें प्रधानमंत्री खुद होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में होते हैं वो होते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और ईडी और जो सीबीआई का चीफ है, वो देश का लगभग एक ऑलमोस्ट सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है। तो कल को दो इसमें खतरे हैं। एक, आप किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति देने जा रहे हैं। दूसरा, देखिए हमारे देश में इंटर सर्विस राइवलरी सबको पता है। ईडी बाय एंड लार्ज इस समय आईआरएस डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीआई आईपीएस डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और उस पर वो जो देश का सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर अगर सीबीआई डायरेक्टर होगा, उसके ऊपर जो आप सीआईओ बनाएंगे, अच्छा सीआईओ का भी कुछ नहीं पता है कि क्या क्वालिफिकेशन होगा, किसका होगा, वो पोस्टल सर्विस के होंगे कि आईआरएस के होंगे कि आईपीएस के होंगे कि आईएएस के होंगे, कोई नहीं जानता है। संजय मिश्रा वही बनेंगे? संजय मिश्रा जी तो अभी बनेंगे, लेकिन आगे क्या होगा? संजय मिश्रा जी परमानेंटली तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप एक पोस्ट क्रिएट कर देते हैं तो वो पोस्ट तो आगे जाएगा। तो ये जो हमारी जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें एक विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग, अब देखिए ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और सीबीआई डीओपीटी के अंदर आता है। तो लोग अलग, मैंडेट अलग, डिपार्टमेंट अलग, और उसके ऊपर आप एक हेड बना रहे हैं जो कॉमन है, तो उसमें कोई विरोधाभास आपको नहीं लगता है? और ये नहीं लगता है कि इससे हमारी जो एक चेक एंड बैलेंसेस जो सिस्टम में है वो कहीं कहीं खतरे में पड़ जाएगी? चलिए, तो आप सुन रहे थे करुणा सागर जी को। तमाम सवालों का इन्होंने बड़े बेबाकी के साथ, साफगोई के साथ जवाब दिया। आपको इनका जवाब अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।